पौधे में पाए जाने वाले गतियाँ कौन कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे ना। पहला होता है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है पौधे को यानी कि प्रकाश की ओर गति करना ही प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि पौधा हो गया, ये जो इधर से सूर्य है यानी कि खिड़की की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, यही जो होता है प्रकाश अनुवर्तन होता है। समझ में आया? उसके बाद आता है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन का मतलब होता है पौधे के अंग को यानी कि पौधे की जड़ को यानी कि जल की ओर वृद्धि करना। जैसे कि मानो कि पौधा हो गया, पौधे की यानी कि जड़ यानी कि जल यहाँ पर है, ये जड़ क्या कर रहा है, जल की ओर गति कर रहा है, उसी को कहा जाता है जलानुवर्तन कहा जाता है अनुराय। उसके बाद आता है गुरुत्वानुकर्षण यानी कि पौधे के अंग को यानी कि गुरुत्वाकर्षण की ओर जाना। यानी कि जैसे कि मानो कि पौधा कभी जा रहा है, झुक जा रहा है, फिर ऊपर चल जा रहा है, यानी कि पौधे की जो डाल जो होता है नीचे सट के यानी कि फिर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जा रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर चला जा रहा है, उसको कहा जाता है गुरुत्वानुकर्षण। उसके बाद आता है रसायन अनुवर्तन कहा जाता है पराग से निकलने वाले जितने पराग नलिकाएं होती है यानी कि बीज की ओर गति करना ही क्या कहा जाता है, रसायन अनुवर्तन होता है। जैसे कि यानी कि रसायन अनुवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि पराग कण से निकलने वाले जितने पराग नलिका होती है यही पराग नलिका है, ठीक है। यानी कि बीज की ओर गति करना ही क्या कहता है, रसायन अनुवर्तन कहा जाता है। पौधे में हार्मोन और समन्वय कैसे होता है, ठीक है। करा पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय कई तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, यानी कि पौधे की कोई नियंत्रण यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय की कोई खास कोई अंग नहीं होता है, ये हार्मोन के कारण भी होता है, ठीक है। इसमें जो है कौन कौन सा हार्मोन होता है देख, यानी कि पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय के हार्मोन के नाम है ये वाला। पहले का है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिक और एथिलीन जो होता है ये हार्मोन का नाम है। करे पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन के नाम लिखे, ये भी जो है तो 2 नंबरिया क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। कि पौधे में पाए जाने वाले 2 हार्मोन का नाम बताना है, यानी कि बहुत सारे हार्मोन लिख सकता है लेकिन जो को पूछेगा एग्जाम में उतना ही लिखा जाता है, एक को अपने तरफ से बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिक एसिड जो होता है या एथिलीन जो होता है, इसके बारे में ये हर एक पॉइंट के बारे में देखेंगे। देखो जैसे कि इसमें पढ़ना ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन कहाँ रहता है, पौधे की ऊपरी पत्तियां पर होता है। जैसे कि ऑक्सिन जो हमारा वृद्धि करने में सहायक होता है। उसके बाद आता है पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, यानी कि हर जितने भी 4-5 को हार्मोन के बारे में पढ़े हुए हैं लोग, अभी देखें उसके बारे में हर एक के बारे में डिटेल से जानो। कह रहा है ऑक्सिन क्या होता है, यह एक वृद्धि हार्मोन है, यानी कि वृद्धि करने में मदद करती है। कह रहा है जो किसी पौधे के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, पौधे कहाँ पाया जाएगा, यानी कि जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पर पाया जाता है। इसमें कोशिका एवं कोशिका दीर्घन होता है। पौधे के सबसे अगले भाग काट कर हार्मोन को नष्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मानो कोई डाली इधर से बढ़ रहा है, अगर वहां से हम काट देते हैं तो जल्दी से वृद्धि नहीं कर पाता है। उसके बाद है जिब्रेलिन से करा ऑक्सिन की सतह से एक वृद्धि, ये भी क्या है, एक वृद्धि हार्मोन है जो पौधे के स्तंभ की लंबाई को बताता है, यानी कि बढ़ाता है। इसमें कोई कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन होता है। इस हार्मोन के यानी कि बीज रहित फलों को उत्पादन करने में, जिसमें बीज ही ना रहे, ऐसा फल होता है जिसमें बीज ही ना रहे, इसको यानी कि वृद्धि करने में मदद करता है, उत्पादन करने में मदद करता है। उसके बाद साइटोकाइनिन करा एक यह जो है हार्मोन एक रक्षक हार्मोन होता है। यह किसी भी पौधे के क्लोरोफिल
कि अधिक समय तक सुरक्षा करता है। यानी कि साइटोकाइनिन जो होता है क्लोरोफिल का क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि हमारे को सुरक्षा कौन करता है, कपड़ा सुरक्षा करता है कि नहीं करता है, कपड़ा पहनते हैं तो हमको धूप नहीं लगता है। उसी तरह यानी कि यानी क्लोरोफिल को जो है कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो साइटोकाइनिन सुरक्षा करता है। कह रहे हैं जिससे पौधे की पत्तियां हरी और ताजी रहती है। अगर मानो कि किसी पौधे में साइटोकाइनिन जो होता है ये खत्म हो जाए तो पत्तियां क्या करेगी, मुरझाना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है एब्सिक एसिड। यह एक प्रकार की वृद्धि रोधक हार्मोन है। एसिड जो हार्मोन जो क्या है, एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह हार्मोन ऑक्सिन और जिबरेलिन के विपरीत कार्य करती है। ऑक्सिन और जिबरेलिन क्या करता है, पौधे को बढ़ाने में ये मदद करती है, लेकिन जो एसिड हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, विरोध करने यानी कि मुरझाने में काम करता है। कर इस हार्मोन की वजह से पत्तियां यानी कि मुरझा जाती है, टूट जाती है, गिर जाती है। उसके बाद यह हार्मोन तना, फूल एवं बीजों को बढ़ने से रोकती है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई, अगर मानो कि कोई आम हेते हो जाएगा, एक क्या गहम हो जाएगा। देखो हाँ, मुंह के बड़ा नापी करा। एथिलीन यह हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। इस हार्मोन का कार्य फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप में एथिलीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कार्बाइड समझता है लोग, कार्बाइड जिससे फल पकाया जाता है, तो वही जो होता है एथिलीन होता है हमारा। फल और सब्जियों को पकाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है, एथिलीन को। करें विशेष याद रखें, फल को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। पत्तियों को यानी कि मुरझाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एक एसिड है। करें क्लोरोफिल को बचाने के लिए कौन सा, साइटोकाइनिन यानी क्लोरोफिल का रक्षा करता है। उसके बाद जो है पौधे के अग्र भाग पर पाए जाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, ऑक्सिन कहते हैं। ऑक्सिन का यानी कि पौधे के आगे भाग पर ये रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है पौधे में पाए जाने वाले प्रतिरोधक हार्मोन यानी कि पौधे की वृद्धि को यानी कि रोकने वाला है कौन है, एसिड है। ये क्या एसिड भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है जंतु हार्मोन के बारे में। करें जंतुओं में नियंत्रण एवं संवहन कैसे होता है। जंतुओं में नियंत्रण एवं संवहन जो होता है तंत्रिका तंत्र की सहायता से होता है। अगर मानो कोई हमारे शरीर को छूता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्रिका तंत्र हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है इससे यानी कि कोई हमारे हाथ को छूता है तो इसमें तंत्रिका तंत्र होने के पश्चात एक हार्मोन स्रावित होते होते हमारे पास दिमाग के पास जाता है, यानी कि वही संकेत करता है कि कोई ना कोई तुम्हारे शरीर को छुआ है, ठीक है। यही जो है हमारा तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका कोशिका या उसका दूसरा नाम है न्यूरॉन। करा तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तंत्रिका कोशिका किसका निर्माण करती है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। करा यह तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क का निर्माण करती है। मस्तिष्क मतलब ये दिमाग का निर्माण करती है। देखना लोग, जब हम दिमाग का फोटो देखते हैं तो उसमें कितना ऐसा घिंचा घिंचा तंत्रिका तंत्र जैसा रहता है, ऐसा रहता है ना। करा इसकी संख्या लगभग 100 खरब से अधिक होती है। तंत्रिका तंत्र की संख्या कितनी होती है, 100 खरब से अधिक होती है। करा इसका आकार सामान्य यानी कि इसका आकार हमेशा समान रहता है। तंत्रिका तंत्र का आकार कैसा रहता है, हरदम एक समान बराबर ही रहता है। इसमें विभाजन नहीं होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र में का विभाजन इसमें नहीं होता है। उसके बाद जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य सूचनाओं को आदान प्रदान करना। यानी कि अभी बोले हैं कि हमारे कोई शरीर को छूता है, ये सूचना हमारे यानी कि सूचना लेकर हमारे दिमाग के पास जाता है कि नहीं जाता है। उसके बाद होता है मस्तिष्क, ये रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है कि नहीं होता है। मस्तिष्क है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। उसके बाद होता है 2 न्यूरॉन के माध्यम एक खाली स्थानों को सिनेपस कहा जाता है। यानी कि न्यूरॉन में जो 2 खाली स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, सिनेपस कहा जाता है, ठीक है।
ये यानी कि शरीर की रचनात्मक कोशिका होती है, वृक्क की रचना नेफ्रॉन से होती है, और मस्तिष्क की रचना जो होती है न्यूरॉन से होती है, या तंत्रिका कोशिका के माध्यम से न्यूरॉन की रचना होती है, या मस्तिष्क की रचना होती है। उसके बाद ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, यानी कि मस्तिष्क। करा हमारा मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का यानी कि न्यूरॉन सेल का बना होता है। हमारा दिमाग क्या चीज का बना है? न्यूरॉन सेल का। करा मस्तिष्क जो होता है मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कभी न कहता है लोग, यानी कि पुलिस जो होता है हेलमेट ज्यादा यदि करता है, यानी कि हाथ टूट जाएगा, फट जाएगा, कोई दिक्कत ना है। अगर दिमाग पर ज्यादा कस के चोट लग जाता है, जिसके चलते ना हमारी याददाश्त खत्म हो सकता है, हम डेथ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यानी कि मस्तिष्क को बचाने के लिए हेलमेट का यूज किया जाता है। कह रहे मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का कार्य होता है शरीर को नियंत्रण करना, और हमें अपने शरीर को ज्यादा ध्यान और मस्तिष्क पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क का कार्य है शरीर को नियंत्रण करना, कैसे कब हाथ बढ़ाए, कैसे कब लिखे, ये हमारा दिमाग आदेश दे रहा है तभी हमारा हाथ चल रहा है। दिमाग आदेश दे रहा है तभी हम बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी पर ध्यान देना है तो हमारे दिमाग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। करा हमारा मस्तिष्क करा क्रेनियम नामक हड्डी से बना हुआ है। कौन सा हड्डी से बना हुआ है? क्रेनियम नामक हड्डी से बना हुआ है। करा इस हड्डी के नीचे मेनिंजेज नामक झिल्ली होती है, यानी कि जो हड्डी होती है उसकी एक झिल्लीदार परत होती है, उसको क्या कहते हैं? मेनिंजेज, यानी कि मेनिंजेज कहा जाता है, नामक झिल्ली कहा जाता है। मस्तिष्क का वजन जो होता है लगभग 1 kg 400 ग्राम होता है। ये जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है। करा ये जो मस्तिष्क होता है सूचनाओं का भंडार होता है। कितना दिन के बाद दिमाग याद रखता है? हाथ थोड़ी याद रखता है। यानी कि जो हमारा दिमाग आदेश करता है उसी अनुसार से हमारा पूरा बॉडी चलता है। अगर अभी हमारे दिमाग बोल दे कि नहीं अभी जाकर बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे। ठीक है, दिमाग आदेश ही दे रहा है, उसके बाद चलता है। ठीक है, उसके बाद मानव मस्तिष्क के 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चात मस्तिष्क। पश्चात मस्तिष्क का दूसरा नाम है अनुमस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क क्या होता है? या मस्तिष्क सबसे आगे वाला भाग होता है, यानी कि ये जो हमारे आगे के भाग जो होता है अग्र मस्तिष्क होता है, जो सबसे बड़ा होता है। इसका भी जो होता है 3 गो भाग होता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क के कितना भाग होता है? 3 गो भाग होता है। एक होता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, उसके बाद थैलेमस होता है, और उसके बाद जो होता है हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, और यानी कि प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम क्या होता है? या मस्तिष्क यानी कि 2/3 भाग होता है, यानी कि 3 हिस्से में 2 हिस्से जो होता है। प्रमस्तिष्क का काम होता है मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति या कार्य करने की प्रेरणा, यानी कि किसी घृणा अनुभव यही कराता है। कौन? सेरिब्रम। जैसे कि मानो कि कोई गर्म चीज हम छुए तो हमको कौन कहेगा? सेरिब्रम कहेगा कि यह गर्म है। ठीक है, और उसके बाद इसी भाग में होता है मस्तिष्क, यानी इसे मस्तिष्क में वृद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। अगर हमारी मन में तरह तरह के खुरपाती आइडिया आता है तो कौन सा? वही आदेश देता है सेरिब्रम। समझ में आया कि गए किसी रास्ता में जा रहा है, झोला छीन के लेकर भाग जाए। हाँ, क्या आदेश कौन दे रहा है? यानी कि सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क दे रहा है। उसके बाद थैलेमस या हार्मोन बाहरी वातावरण जैसे कि ताप, चोट, ठंडी आदि को अनुभव कराता है। अगर मानो कि इस समय गर्मी हो रही है तो हमको अनुभव कौन कराएगा? थैलेमस। मानो कि इस समय हमको ठंडी लग रही है तो कौन सा? ठंडी नहीं लग रही है। ठीक है, ठंडी यानी कि अनुभव हो रही तो हमको कौन बताएगा? थैलेमस। यानी कि हमारे दिमाग में जो है थैलेमस एक भाग है। ठीक है, ये कहता है कि हाँ गर्मी हो रही है ना? नहीं हो रही है, बिना गर्मी हो पसीना निकल रहा है।
यानी कि ये जो होता है थैलेमस, ये हमारे शरीर के यानी कि बाहरी जो वातावरण जो होता है इसको अनुभव कराती है। कहाँ हंस रहा है तनी के रे? जैसे कि पूजा तुमको ठंडी लग रहा है ना। उसके बाद हाइपोथैलेमस कह रहा है यह हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी ये देता है। जैसे कि मानो कि मुझे भूख लगी है तो हाइपोथैलेमस कहेगा कि हाँ तेरा भूख लगा है, जाके खाना खा ले। मुझे प्यास लगा है, मुझे गुस्सा है या मुझे पेट में दर्द हुआ है, ठीक है, तो ये बताएगा कौन कहेगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ये कहेगा कि हाँ मुझे भूख लगी है, बट नहीं लगी है अभी तक, ऐसे की आदत है ओबरा खाने का। हाँ, यानी कि गुस्सा आता है तो ये नहीं बताता है कौन? हाइपोथैलेमस। उसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो देखने और सुनने यानी कि सुनने में मदद करती है। सुनने यानी कि सुनने में और देखने में क्या चीज़ मदद करती है? यानी कि मध्य मस्तिष्क बहुत ज़्यादा यह इसका भूमिका होती है, ठीक है। जैसे कि मानो कि हम सुन रहे हैं किसी चीज़ को, तुम लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, यानी कि कौन सा मध्य मस्तिष्क तुम लोग काम कर रहा है। अगर तुम लोग बोलेगा लो, ठीक है, या तुम लोग देखेगा लो, तो कौन सा मस्तिष्क? मध्य मस्तिष्क ही काम करता है। तू है ना पूछवा है। उसके बाद होता है अनुमस्तिष्क। कह रहा यह मस्तिष्क सबसे पीछे भाग होता है, ये यानी कि इधर के भाग जो होता है, ठीक है। इसमें दो हिस्सा होता है, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुल्ला। ये सेरिबेलम जो हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखता है, जबकि मेडुल्ला जो होता है हमारे मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। यही जो है हमारा क्या है? मेरु रज्जु है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। और मेडुल्ला का होता है यहाँ पर जो एथी रहता है ब्रेन से जो तक एथी जुड़ा रहता है उसी को कहा जाता है। उसके बाद होता है मेरु रज्जु। लिखेंगे कैसे? कह इसे द्वितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी कि दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। कह जो मस्तिष्क से लेकर हमारे कमर तक फैला रहता है, यानी कि जुड़ा रहता है। इसकी संख्या जो होती है यानी कि 12 जोड़ी होती है। कह रहा यह मेरुदंड कह रहा भीतर रहता है जब हमारा यानी कि प्रथम मस्तिष्क काम यानी कि पहला दिमाग काम करना बंद कर देता है, व्यस्त हो जाता है, तो यही जो है हमारा मस्तिष्क का कार्य करता है। यही जैसे कि ये इसमें जो है ये कितनी संख्या होती है? 12 जोड़ी, यानी कि 24 हड्डियां जो होती है इसका। किसकी? मेरु रज्जु की। एब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, 2 नंबरिया में पूछता है। उसके बाद जो होता है ग्रंथि किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होता है? यानी कि ग्रंथि एक थैली नुमा संरचना होती है। थैली जैसे मानो कि इस इमेज के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। थैली जो होता है यानी कि ग्रंथि जो एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे एंजाइम या हार्मोन का निकालता है। कह रहा है यह 3 प्रकार की होती है। एक बाहरी ग्रंथि होती है, एक आंतरिक ग्रंथि होती है, एक जो होता है मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें जो है बाहरी यानी कि बाहरी ग्रंथि कहा था ऐसा ग्रंथि जो एंजाइम निकालती है शरीर में, यानी कि शरीर में बाह्य ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को अलग से नसें होती है, उसी को कहा जाता है बाह्य ग्रंथि। यानी कि जो एंजाइम हमारे शरीर में से निकलता है उसके लिए एक अलग स्पेशल नस रहता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है बाह्य ग्रंथि। जैसे कि मानो कि अगर हमारे यकृत में देखा जाए तो हमारा छोटा छोटा उसमें नस रहता है कि नहीं रहता है? जैसे कि बकरे की काटा जाता है तो उसमें नस यानी कि जब यकृत के ऊपर देखना कि छोटा छोटा नस रहता है कि नहीं रहता है? इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। करेक्ट। कान के ऊपर पाए जाने वाले ग्रंथियां जैसे कि यकृत पसीना को निकालने में मदद करते हैं। जैसे कि मानो कि अगर यहाँ पर बाल के अंदर देखना झाँक कर ये जहाँ से बाल निकलते हैं वहाँ पर थोड़ा खाल खाल रहता है, वहाँ पर छीद रहा है तभी तो हमारा पसीना बाहर निकल जाता है। नो देखो
तभी तो निकल जाता है, ना तो नहीं निकलता हमारा। उसके बाद आता है अंतःस्रावित ग्रंथियां। अंतःस्रावित ग्रंथियां क्या होता है? इस प्रकार की ग्रंथियां में से हार्मोन निकालकर सीधे रक्त में मिल जाता है। तो हार्मोन के यानी कि हार्मोन शरीर के लिए काफी उपयोगी होती है, जिसके कारण जो है एक बूंद से शरीर में काफी परिवर्तन आता है। यानी कि हार्मोन के एक बूंद से शरीर में परिवर्तन होता है। नहीं, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। जैसे कि मानो कि हम इस समय कितना मोटा तागड़ा है ना, है ना, अगर हमारे शरीर में उस मानो कि कोई हार्मोन का वृद्धि हो गया, हमारा शरीर क्या होगा? मोटा, यानी कि पतला, यानी मोटा होना शुरू हो जाएगा और मोटा, ठीक है, मोटा होना शुरू नहीं हो जाएगा। उसके बाद है मिश्रित ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम और हार्मोन दोनों यानी कि निकालता है, उसे मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। यानी कि वो एंजाइम में निकालता है और हार्मोन भी निकालता है। अगर हमारे शरीर में हार्मोन ही ना रहे, हमारे शरीर में बाल जमेगा? नहीं जमेगा। हमारा दाढ़ी आएगा? नहीं आएगा। हमारा बाल भी नहीं रहेगा, तो सब कोई टकला टकला कहेगा, हाँ, सब किसी का। अगर मानो कि किसी इस समय अगर मानो कि पूरे संसार में किसी को बाल नहीं रहेगा, तो कहेगा लोग कि ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अगर मानो कि जैसे कौवा है, कौवा को पैंट जब पहना दिया जाता है, जुआ लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी कि सब कौवा, जितने भी कौवा है, सब नंगा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी कौवा को पैंट जब पहना दो तो सबसे हट के लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी कि सब में कॉमन रहता है, उसमें लाज की बात कोई नहीं होता है। अगर कोई अलग है तब लाज लगता है ना। अब समझ सकते हैं। करा मानव शरीर में 9 प्रमुख अंतःस्रावित ग्रंथियां होती है। यानी कि हमारे शरीर में 9 ऐसे ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर है। उसके बाद हाइपोथैलेमस होता है, पीनियल ग्रंथि होता है, उधर से नहीं लौट रहा है, हम मत कर लेके चल, इसलिए ऊपर होकर के पढ़ा, ठीक है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि, पैराथाइड ग्रंथि, उसके बाद आता है थाइमस ग्रंथि, उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि, उसके बाद अधिक वृषण या एंड्रीनल ग्रंथि, उसके बाद जनन ग्रंथि, ठीक है। इसके बारे में सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये पूछता है करा हाइपोथैलेमस क्या होता है? करा यह ग्रंथि हमारे शरीर के अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, यानी कि आगे की ओर भाग में पाया जाता है। इसे ग्रैंड फादर ऑफ गोलार्ड कहा जाता है। यह शरीर के अन्य सभी अंतःस्रावित ग्रंथियों को नियंत्रण करता है। ऐसा नहीं कि हमारा दिमाग है तो एकदम, अगर ये नियंत्रण नहीं करेगा तो हमारा दिमाग इतना बड़का हो जाएगा। उसके बाद होता है इसमें ज़्यादा एक्टिव होने के कारण इंसान को यानी कि खुद को नियंत्रण नहीं कर पाता है। छोटा छोटा बच्चा देखना, दौड़ के हैजा बैठाएगा, दौड़ के हैजा भाग जाएगा, भाग जाके नहीं भाग जाएगा। तुम लोग जैसे कि एक दर पर तुम लोग एक दर पर बैठा दिया जाता है, एक दर पर बैठ जाता है लोग, और भाई छोटा सा बच्चा होगा उसको बैठाना लोग, अबे कूद के हैजा उतर के, और नहीं उतारेगा तो वो रोने लगेगा, है जैया तो रखा नहीं। जैसे कि हाइजा कब हैंग मुंह बनाएगा, कब हैंग मुंह बनाएगा। उसको अगर हित जा लड़के के देखने का पहुना आ जाए तो क्या कहे? वो कहेगा कि ना कहेगा बाबू है नहीं आओ, तो वो रोने लगेगा, तो मम्मी चिल्लाने लगेगा कि अगर मम्मी तो उन लोगों के सामने ये भी कहने का सास लगेगी ना उन लोगों के साथ। आगे देखो, उसके बाद आता है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि करा निकलने वाले हार्मोन को मिल्टेनिक या हमारे नींद में सहायता प्रदान करती है। पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होती है, जो हमारे को नींद में लाता है। जैसा कि उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसा नींद हमारा खत्म हो जाएगा। देखने लगे तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ा देर, यानी कि वो कितना लेट से सोएगा लोग, तो वो जल्दी जग जाता है, लोग जग नहीं जगता लोग, ताकत है उठने अभियान हो गया है। खाली सुधर रहता है, खाली कमाएगा कि खेत में जाओ, काम करने जाओ,
कहता है लेकिन नहीं कहता है लोग, नहीं कहता है लोग खेत में जाओ 12 बज के है बेरा सोते रहता है लोग, लेकिन कौन टेंशन है करियर का ना कहता है लोग, कहता है लोग, और नहीं लेकर तो डांडा लेकर आता है लोग ना। करा ये जो है ना पीनियल ग्रंथि जो होता है यानी कि हार्मोन में क्या करती है, मदद करती है, यानी कि हमारे नींद आने में सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो ये पीनियल ग्रंथि का अगर समझना कि यानी कि सबसे ज्यादा किसी को नींद आ रहा है तो समझना कि उसका शरीर में पीनियल ग्रंथि कुट का भरा है। जैसे कि मेरे को जब तुम्हारे क्लास में थे, हम जब पढ़ रहे थे ना, तो हम लगभग 10 घंटा 12 घंटा सोते थे। ये बड़ा मुश्किल से 5-6 घंटा हो गया, ढेर हो गया। बहुत ज़्यादा सोते थे, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है क्या होता है, ये इस हार्मोन के यानी ग्रंथि की कमी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है यानी कि नींद आना कम हो जाता है। ये अक्सर बुजुर्ग लोग और धीरे तू सोता है का। देखो उसके बाद आता है पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि। कह रहा है पीयूष ग्रंथि यह मानव शरीर का सबसे छोटा और महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका 2 भाग होता है, अग्रपिंडक और होता है यानी कि पश्चात पिंडक या मध्य पिंडक होता है। अग्रपिंडक से यानी कि वृद्धि हार्मोन निकलता है। अग्रपिंडक यानी कि पिंडक से क्या निकलता है, वृद्धि हार्मोन निकलता है। कह रहा इसी हार्मोन की वजह से हमारे शरीर की लंबाई होती है। यानी कि हमारे शरीर में अगर लंबा हो जा रहा है, समझना कि यानी कि कौन सा यानी कि पिंडक जो है, पिंडक हार्मोन हमारे शरीर में ज़्यादा है। उसके किसी कारण बस इस हार्मोन की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाने पर लंबापन की बीमारी होती है और आदमी मोटा, हमारे जैसा मोटा हो जाएगा। उस बीमारी को जाइगेटिज्म कहते हैं। इस हार्मोन की कमी से मनुष्य में लंबी सामान्य से छोटी हो जाते हैं। जैसे कि भाई साहब से मिलिए, हाई मैडम से मिलिए, ठीक है। उसके बाद आता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि तुम लोगों का आसपास में कुछ ऐसे लोगों को देखने को मिला होगा जिसके गले पर फुला हुआ जैसे दिखा, जैसे इस इमेज के माध्यम से देख सकता है ना। जैसे कि थायराइड ग्रंथि क्या होता है, इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसे आयोडीन पाया जाता है। इसमें आयोडीन कुट के भरा है। जब किसी शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाता है तो समझना कि घेगा नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा। यही है घेगा, ठीक है, जिसे गला फूल जाता है, जिसे घेगा रोग कहा जाता है। इसको इंग्लिश में गवाइटर कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा तुम लोग घर देखा लो कि ना, घर के आसपास में किसी व्यक्ति को घेगा नामक रोग देखा लो, किसको। उसके बाद जो है पैराथाइड यानी कि पैराराइड ग्रंथि। कह रहा यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे रहता है। इस हार्मोन से निकलने वाला हार्मोन कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रण करता है, जिसे बीपी किसी अंदर अगर किसी के शरीर में अंदर घुसा आता है, देखना कि उसका बीपी कहाँ हो गया, हाई हो गया। अगर किसी का बीपी हाई हो गया, लो करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ मीठा चीज खिला दो। और कोई खूब गुस्सा होगा, ठीक है, उसको खूब बढ़िया गुस्सा, हम तुमसे झगड़ा करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे। सबसे पहले उसको 1 गिलास पानी पिला दो और 2 मिनट बैठ जाओ। 2 मिनट में पूरा गुस्सा शांत, तब बोलो क्या कर रहा है, उसको कह कुछ ना कहते रहे। हाँ, अगर किसी का बीपी हाई है ना, तो उसको किसको फोन लगा कर दे दिया जाए तो शांत हो जाएगा। यानी कि उसकी जो है यानी कि पत्नी के बहन को दे दिया जाए, यानी कि साली को दे दिया जाए तो क्या होगा, उसका बीपी शांत हो जाएगा। और वही बीपी के, ठीक है, और वही बीपी ठीक है। अगर घर की औरत अगर फोन कर दी कि हाई संभाल लेते हैं, तो बीपी हाई 100 डिग्री ऊपर चल जाएगा, ठीक है। कह रहा है थाइमस ग्रंथियां
कह रहे इस ग्रंथिया में प्रोटीन निकलता है, यानी कि थाइमस ग्रंथिया में क्या निकलता है, बोलो ना रे, प्रोटीन निकलता है। उसके बाद कह रहे यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, परंतु यह 15 वर्ष तक कार्य करती है, उसके बाद यह ये छोटी ग्रंथि नहीं रह पाती है। यानी कि थाइमस जो ग्रंथि है ये 15 वर्षों तक ही कार्य करती है, उसके बाद जो होता है यह काम करना बंद कर देती है। उसके बाद जो होता है जैसे कि ये है, यही जो है हमारा क्या थाइमस ग्रंथि है। उसके बाद है कौन, अग्नाशय ग्रंथि। कह रहा इस ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, यह ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण रखता है। कह रहा इसमें हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक या डायबिटीज या उसको आम भाषा में चिनिया नामक रोग कहा जाता है। ठीक है, इसे डॉक्टर ठीक करने और इंसुलिन की कई सुइयां लगाने की सलाह देता है। ये अगर किसी व्यक्ति को अगर मधुमेह नामक रोग हो गया तो समझना लो कि वो खत्म नहीं होगा, छूटबे नहीं करेगा। किसी लड़के को हो जाता है तो पेट में अपना हाथ सुई लेते हैं, शुरू कर देता है। ठीक है, कितनों लाखों मिठाई बना होगा, उस किसी को शुगर की बीमारी होगा तो मन को दूध थापड़ मार लेगा मुंह पर कहेगा। ठीक है, हैया जो है इंसुलिन है, हैया सर हर एक किसी के शरीर में इंसुलिन है। अगर किसी में कमी हो रहने लगा तो समझना लो कि चिनिया बीमारी था लिया। अब चिनिया बीमारी का लक्षण बता दे रहे हैं, जैसे कि मानो कि किसी का शरीर मोटा होने लगा, जो मूत्र त्याग कर रहा है, मूत्र में चींटी लगे झुकने तो समझना कि उसको चिनिया बीमारी का लक्षण होने लगा। अगर उसको बार बार भूख लगने लगा तो समझना लो कि उसको चिनिया बीमारी का लक्षण हो गया। उसका वजन बढ़ने लगा तो समझना लो कि लगातार वजन बढ़ने लगा, समझना कि उसको चिनिया बीमारी धर लिया। ठीक है, ये सब लक्षण है। उसको लगातार भूख लगने लगा तो समझना कि उसको चिनिया बीमारी धर लिया, आने वाला है या धर लिया है। देखो इसका चिनिया बीमारी है, मुंह तर से मिठाई लिया के छीन के पी देगा। उसके बाद आता है अधिक वृद्धा या एंड्रिनल ग्रंथि। कर यह ग्रंथि हमारे शरीर या किडनी के ऊपर पाया जाता है, ये किडनी के ऊपर पाया जाता है, एंड्रिनल ग्रंथि है या अधिक वृक्क ग्रंथि है, ये किडनी के दोनों ऊपरली भाग को पाया जाता है। कह रहा है जिसे फाइट एंड फ्लिट लडो या उड़ो यानी कि उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि इसे उड़ो भी हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन हमारे शरीर को कुछ समय के लिए निकलता है और जल्दी से ही नष्ट हो जाता है, हमारे शरीर में बीपी को बढ़ा देता है। जहाँ ये बढ़ा बीपी आ गया, गुस्सा आदमी हो गया, जहाँ ये थोड़ा सा कम हुआ तो बीपी खत्म हो गया। यानी कि बीपी बढ़ गया तो इसको चीनी खिला दो तो कम ही हो जाएगा, यानी कि मीठा चीज़ खिला दो तो कम ही हो जाएगा। और इसको बीपी अगर ज़्यादा नमक खिला दो कि नमक ज़्यादा खिला दो तो बीपी कम होता है। बीपी हाई होता है तो क्या खिलाया जाता है, नमक चीज़ खिलाया जाता है कम हो जाएगा, अगर कम रहता है तो मीठा चीज़ खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है, नमक ज़्यादा हो जाए। उसके बाद जनन ग्रंथियाँ, इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो संतान को उत्पन्न करने में सहायता करती है। इस हार्मोन की वजह से हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे कि आवाज़ का भारीपन होना, यानी कि जनन ग्रंथि के कारण हमारे आवाज़ जो भारी, यानी कि छोटा छोटा लड़का का देखने में कितना सुंदर बोलता है नू। और हमारे शरीर में गुप्त अंगों पर बाल जम जाना है, यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग जो आता है जहाँ पर बाल निकलता हुआ जनन ग्रंथि का अंग है, यानी कि जनन हार्मोन का। ठीक है, उसके बाद आता है तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होता है। कह रहा तंत्रिका तंत्र के बहुत सारे कार्य होता है। कह रहा जैविक क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करने की कार्य करता है, किसी चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कह रहा सोचने समझने में यानी कि सहायता कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। जैसे कि मानो कि कोई गर्म चीज लाया, हम उसको छुए तो अभी दिमाग पहले सिग्नल देने से पहले ही हमारे हाथ हट जाता है। ये दूसरा एक लॉजिक है। सांस लेना और हृदय संपन्न आदि क्रियाओं का संपादन कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के कारण ही जो हमारा हृदय धड़कता है। ठीक है,
हमारे शरीर में कितना तंत्रिका तंत्र, बहुत सारा तंत्रिका तंत्र होता है। कितना तंत्रिका तंत्र होता है? अभी नु खरब कितना बताए थे, कितना खरब बताए थे? 100 खरब तंत्र जो होता है तंत्रिका तंत्र होता है। उसके बाद तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करती है? तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है, जो जिसके सूचनाओं के आधार पर यह निर्णय लेती है कि मांसपेशियां तक भेजे। यानी कि तंत्रिका तंत्र ये जो होता है, तंत्रिका तंत्र किसके पास भेजता है? मांसपेशिया के पास। मांसपेशिया का मतलब होता है हमारे शरीर के ऊपर जो मांस लगा वही मांसपेशिया था, जिसे आम भाषा में कहते हैं गुदा। हाँ, ये इस इमेज के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कह रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर एक प्रकार के रासायनिक संदेशवाहक है जो संदेशों क्या करता है? इधर उधर इन्होंने काम करता है, जो एक रासायनिक सिनेपस की मौजूद में संकेत को न्यूरॉन के एक दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। इस माध्यम ये हमारा तंत्रिका तंत्र है, यह ट्रांसमीटर है। ये जो होता है संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का कार्य करता है। उसके बाद आता है प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया जिसमें मेरुरज्जु का नियंत्रण करता है, यानी कि हमारी इच्छाओं के नियंत्रण ना हो, यानी कि जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि पोलक का झपकना, कितनों रोकेंगे तब वो झपक ही जाता है। झपकता है कि नहीं झपकता है? और हृदय का धड़कना, कितना रोकेंगे ना धड़क, कहीं ज्यादा रोक दिए तो हाउ गाना लगे। कौन गाना? चला गया चांद इस दुनिया को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद होता है प्रतिवर्ती चाप। यह न्यूरॉन आवेश के संरचनात्मक निश्चित और पद में होता है, इस पद की प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता, बहुत ज्यादा पूछता है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद आता है पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन के नाम लिखे। 2 पादप हार्मोन का नाम लिखना है। कह रहा है पौधे में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने की रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं, यानी कि पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है पादप हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन का जो क्वेश्चन बैंक में ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहला 2 हार्मोन का नाम लिख देना है और उसके बाद पादप हार्मोन क्या है उसके बारे में लिख देना है। 2 को लिखना है, लेकिन तो बताएं 5-6 को होता है। ऑक्सीजन होता है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन होता है, और बहुत सारा होता है। उसके बाद आता है प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? उस जो तो पहले था समझने वाला था, ये लिखेंगे एग्जाम में लिखेंगे। करे पौधे के तने के ऊपर ये प्रकाश की ओर दिशा का, यानी प्रकाश की ओर गति करना का क्या कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। पौधे की तना प्रकाश की ओर यानी कि गति करती है, जिसके कारण जो होता है यानी कि जिस ओर से पौधा यानी कि सूर्य के प्रकाश मिलता है उस ओर बढ़ जाता है। मानो कि अगर हम एक कमरा में और वहाँ पर हम पौधे को लगा दे तो जिस ओर से प्रकाश उसको मिलेगा उसी ओर से भागना शुरू कर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि भाग रहा है नो। उसके बाद आता है 2 पादप हार्मोन के नाम लिखे और उसका एक कार्य लिखना है। 2 पादप हार्मोन के कार्य जो निम्न है। पहला जो है ऑक्सीन, यह हार्मोन जो है कोशिका को दीर्घ अर्थात पौधे के अग्रभाग पर, यानी कि पौधे के अग्रभाग पर पाया जाता है। जब तुम लोग पौधा टूटता है, लेकिन पौधे की डाली यानी कि पौधे की जो डाली टूटता है, देख लो उसमें से कुछ चिपचिपा पदार्थ जैसा निकलता है, वही होता है। चाहे आम की समय सीजन आ गया है, आम को जब डंडी तोड़ा जाता है तो उसमें से निकलता है, कुछ निकलता है जिसे आम भाषा में चोप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स यह तने की वृद्धि में सहायक होता है। यह बड़े आकार के फलों और फूलों का उत्पादन करता है। यानी कि ये कहाँ पाया जाता है? तना में पाया जाता है। यहाँ पर इसमें पाया जाता है, तना में।
करें जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय जिस हार्मोन को कहा जाता है, कहने क्या, रासायनिक जंतुओं में रासायनिक यानी कि समन्वय जिसे हार्मोन कहते हैं, यह कह रहा इस यानी कि इसके द्वारा यह अंतःस्रावित ग्रंथियों के स्रावित होता है, यानी कि उसके शरीर जंतुओं में जो होता है अंतर होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग का शरीर में बाहर हार्मोन काम करता है, नहीं, हमारे शरीर में जितना होता है सब अंदर ही होता है। मधुमेह यानी कि चीनी नामक रोग एग्जाम में पूछेगा तो लिखेंगे ना, डायबिटीज, इंग्लिश में डायबिटीज कहा जाता है। कह रहा है यदि इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं हो तो मधुमेह नामक यानी कि रोग जो हो सकता है या हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा असंतुलन होता है। ग्लूकोज हमारा हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले पचने के पश्चात एक ग्लूकोज बनता है। जब खाना खाने के पश्चात जब हम पानी पीते हैं तो ग्लूकोज का फर्टिलाइजेशन होता है, तब फटता है, तब जो हमारे शरीर को जो चाहिए उसको मिलता है, ठीक है। और उचित मात्रा यानी कि उपचार करने के लिए इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसे मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं हो पाता है। यह बीमारी इसी बीमारी को उचित प्रबंध के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। यानी कि ये अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर मधुमेह अगर चीनी बीमारी नामक हो गया, ये कोई ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ इंजेक्शन को लगाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसके बाद आता है आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से घेगा नामक रोग होता है। लिखेंगे एग्जाम में कैसे? आयोडीन की कमी से कह रहे हैं यहाँ पर घेगा होना चाहिए। घेगा नामक रोग होता है जब मनुष्य में आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के बनने के लिए थायराइड ग्रंथि के अधिक फैल जाती है, जिसके कारण जो होती है हमारे गले पर यानी घेगा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी कि नमक की आयोडीन की कमी जहाँ होगा वहाँ पर हमारा शरीर, इसीलिए डॉक्टर कहता है या डॉक्टर सलाह भी देता है कि नमक उचित मात्रा में खाए, ठीक है। जैसे कि मानो कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है कि डॉक्टर आयोडीन खाने की यानी कि नमक खाने की सलाह क्यों देता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये पूछा हुआ है। उसके बाद जो है मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन कौन सा हार्मोन सहायक होता है? चीनी के जो पाचन करता है कौन कौन सा हार्मोन सहायक होता है? मनुष्य में चीनी के पाचन में इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक होता है। ये अग्नाशय में स्रावित होता है। ये किस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है? यानी कि जहाँ इसमें चीनी की मात्रा कम, यानी कि मनुष्य के चीनी की पाचन इंसुलिन नामक हार्मोन की सहायता से होता है। अग्नाशय में स्रावित होता है। इस हार्मोन की कमी से यानी कि जब कौन सा हार्मोन की कमी से? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से चीनी नामक रोग हो जाता है। इसको भी एग्जाम से आराम से लिख सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाई जो है इसके लिए जितने स्टार लगा लिए उतना कम है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि जहां अन्य सभी अंतःस्रावित निकलता है वो क्या करता है? नियंत्रण करता है। वो दूसरा यानी कि दूसरा जो है यानी कि हमारे शरीर में अन्य जितने भी स्रावित ग्रंथियां वहां से निकलता है, पनपता है, उसी को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तुम लोगों को जैसे नियंत्रण कौन करता है? हम ही ना नियंत्रण करते हैं। समझ में आ गया? करा पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन और वृद्धि रोधक हार्मोन कौन कौन सा? यानी कि पौधे में जो दो हार्मोन बताना है जो वृद्धि करने में सहायक होता है, और दो ऐसा हार्मोन का बताना है, नाम बताना है जो वृद्धि को रोकता है, काटता है, थमता है। पौधे में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है? ऑक्सीजन है और जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन कहता है बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ आगे, और हाई कहता है वृद्धि रोधक। कर एसिड जो होता है ये पौधे को वृद्धि को क्या करता है? रोकता है कि तू कहाँ न बढ़ रहा है, रुको या। यानी कि इसके कारण ही जो होता है एसिड के कारण ही क्या होता है? पत्तियां झड़ जाता है। ये पहला क्लास खत्म। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।